हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जीएस सॉल्व के प्रीलिम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करा करिए। आपके सभी कमेंट्स को, आपके सभी डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। और साथ ही अगर पीडीएफ चाहिए इस टेस्ट पेपर का तो आपको कमेंट करना होगा, तो आपको टेस्ट पेपर जो है मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेंजीन का उपयोग नहीं है। ठीक है। तो इसमें दिया है ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में, औषधि के रूप में, शुष्क धुलाई के रूप में। तो दोस्तों, बेंजीन का उपयोग जो है औषधि के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि एसिटिक एसिड का उपयोग, एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। एक्चुअली मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पेंसिल से लिख रही हूँ स्क्रीन पे। इसकी पेंसिल बहुत डिफरेंट आती है, जो हम लोग नॉर्मल पेन यूज़ करते हैं काफ़ी डिफरेंट होता है नॉर्मल पेन से। नॉर्मल पेन जो होता है काफ़ी हल्का होता है, लेकिन ये थोड़ा भारी भी है। और साथ में इसका जो नीब है ना, वो कुछ इस तरीके से ऐसे सर्कल में है, फिर ऐसे ये बना हुआ है इस टाइप का। तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है लिखने में स्टार्टिंग में, लेकिन जब हैबिट हो जाएगी तो राइटिंग मेरी अच्छी आएगी, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अभी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, नेक्स्ट टाइम से जब धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो काफ़ी अच्छा लिखा जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुनहरे अक्षरों में लिखूँ, जिससे आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसमें दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड और कैल्शियम अमोनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर हम इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों 2CaSO4 × H2। ठीक है। क्या इसका रासायनिक सूत्र है तो 2CaSO4 × H2O। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों बूझा चूना कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। और कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और O। फिर कैल्शियम अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaNH4Cl। ठीक है। रासायनिक सूत्र इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ही ध्यान रहे। ठीक है। मे भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग जो है वहाँ पे गलती ना करके आए। अगर इंसान कभी कभार सुना भी होता है, कहीं पढ़ा होता है हल्का फुल्का भी, तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान आ जाता है एग्जाम में, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग आंसर जो है टिक कर देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल पानी के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। फेन यहाँ पे नॉर्मल शब्दों में कहें तो झाग कहते हैं। कारण आर है क्योंकि जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। ठीक है। तो जो कथन ए दिया है कि इसमें दिया है कि कठोर जल जो है आसानी से फेन उत्पन्न करता है, तो कठोर जल दोस्तों आसानी से फेन उत्पन्न नहीं करता है। इस वजह से कथन ए जो है गलत हो जाता है। कारण आर दिया है कि कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। तो दोस्तों जब जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं तो जल की कठोरता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। जल की कठोरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शंस में देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी आर सत्य है, ए असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक भारी जल नहीं है, बल्कि प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ठीक है। अगर हम प्रोटियम की बात करें, प्रोटियम में एक पहला परमाणु क्रमांक होता है, उसका परमाणु भार भी 1 होता है। और ड्यूटेरियम में जो है परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 2 होता है। ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का और परमाणु भार 3 होता है। ठीक है। भारी जल जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और भारी जल जो है दोस्तों
ड्यूटेरियम के ऑक्साइड से ही भारी जल का निर्माण होता है या भारी जल को बनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, तो इसमें दिया है सोडियम थायोसल्फेट का मुख्य उपयोग क्या है। तो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट को जो है हाइपो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो। ठीक है, हाइपो भी कहते हैं। अब अगर हम आंसर की बात करें तो इसका उपयोग जो है सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो सिल्वर यानी Ag और गोल्ड यानी Au के निष्कर्षण में किया जाता है। और कागज व सिरेमिक की वस्तु पर ग्लेज करना, जल को मृदु करना और चमड़े की रंगाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इन तीनों में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरेक्स कांच का रासायनिक संगठन है? तो दोस्तों बेरियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ये पायरेक्स कांच का रासायनिक संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस का ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो दोस्तों एंथ्रासीन, बेंजीन अम्ल, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, इन सभी का शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, पहले द्रव अवस्था में बदलता है। ठीक है, द्रव अवस्था में बदलने के बाद जितना हम लोग गर्म करते हैं, मतलब कोई ठोस है उसको हम गर्म करें तो द्रव अवस्था में बदलेगा। मान लो जल, ठीक है, जैसे कि जल एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे गर्म करें तो द्रव पहले द्रव अवस्था में बदलेगा, फिर द्रव अवस्था में बदलने के बाद वो गैस अवस्था में बदलता है। ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वपातन विधि में जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। जब हम इसमें किसी मान लो कपूर है, कपूर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखे होंगे, जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में ना बदलने की बजाय डायरेक्ट ये गैस में बदलकर उड़ जाता है। ठीक है, आप लोग आरती उतारते समय देखे होंगे कि हम लोग कपूर का यूज़ करते हैं, जब इसे जलाते हैं तो ये उड़ जाता है। ठीक है, क्यों? ये द्रव अवस्था में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसके अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है इस कपूर के अंदर, जिसे हम गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था में रहता है और द्रव अवस्था में बदलने की बजाय गैस में बदल जाता है। इसी तरह से एंथ्रासीन भी होता है, बेंजोइक अम्ल भी होता है और अमोनियम क्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें दिया है कार्बन का अपरूपक दिया है एमार्फस, सल्फर का दिया है बोन, चारकोल, फास्फोरस का दिया है हीरा और ऑक्सीजन का दिया है ओजोन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन का अपरूपक है ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन से ही ओजोन का निर्माण होता है। और कार्बन का अपरूपक की अगर हम बात करें तो हीरा हो जाएगा, और सल्फर के अपरूपक की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एमार्फस सल्फर। और फास्फोरस से किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों फास्फोरस से एकार्लेट फास्फोरस का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? एकार्लेट फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों वाटर जेट तकनीक का उपयोग जो है खाद्यान्नों के वेधन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है वाटर जेट तकनीक में, इसमें पानी की धार को बहुत तीव्र गति से छोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से छोड़ा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सड़कों पर लगे पीले लैंपों में किया जा रहा है? तो दोस्तों सोडियम का उपयोग जो है आप लोग देखेंगे जो सड़कों पर पीले लैंप लगे होते हैं तो उनमें सोडियम का ही उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच में पीकॉक नीला रंग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कांच में पीकॉक रंग प्रदान करने के लिए
क्यूप्रिक लवण का प्रयोग किया जाता है। और अगर कांच में हरा रंग प्रदान करना है तो क्रोमियम का उपयोग किया जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड का, किसके लिए, हरा रंग प्रदान करने के लिए, ठीक है। और अगर दोस्तों हम नीला रंग प्रदान करना चाहते हैं, कांच को अगर हम नीला रंग प्रदान करना चाहते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका रंग प्रदान करने के लिए, नीला रंग प्रदान करने के लिए। और पीला रंग प्रदान करने के लिए हम लोग कैडमियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, मुझे लगता है आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा एक कृत्रिम मधुरक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों कृत्रिम मधुरक का उदाहरण जो है नाइट्रोलियम जो है नहीं है, ठीक है, नाइट्रोलियम नहीं है। ये जो कृत्रिम मधुरक होता है ये क्या होता है, इसकी खोज 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में हुई थी। और ये जो है सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा होता है। किससे, सुक्रोज से 550 गुना यानी 550 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यौगिक के नाम दिए हैं और इन यौगिकों का कहाँ उपयोग होता है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों इस नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है। तो इस वजह से पहला आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का पेस्टिसाइड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है, ठीक है, पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। और क्यूप्रिक क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसका जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, जल शुद्धिकरण में क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग जो है औषधि के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, औषधि निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु मानव निर्मित है, यानी कि कौन सी उपधातु है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों पोलोनियम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपधातु क्या होता है, वे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों की विशेषताएं रखते हैं, ठीक है। उपधातु वे तत्व होते हैं इनमें धातु और अधातु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। और अधातु की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु की संख्या 7 है टोटल, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कौन कौन से हैं, तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है, पोलोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है कथन ये दिया है विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। कारण आर दिया है विलयन में विलय के कण इस प्रकार से घुल जाते हैं कि एक दूसरे में विभेद करना संभव नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों कथन ए जो दिया है कि विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होते हैं तो ये सही है। और कारण आर दिया है विलयन में विलय के कण इस प्रकार उससे घुल जाते हैं कि एक दूसरे में विभेद करना संभव नहीं होता है। तो दोस्तों कारण आर भी सही है, दोनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल गैस के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कोल गैस के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसमें दिया यह मुलायम होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह पारदर्शी एवं रंगीन होता है, इसे कागज पर रगड़ने पर काला निशान बनता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है,
तो दोस्तों ग्रेफाइट तो आप नॉर्मली देखे होंगे, जैसे कि पेंसिल, आप लोग पेंसिल यूज़ करते होंगे, तो इसमें दिया है कि ये पारदर्शी रंगीन होता है, तो ये पारदर्शी और रंगीन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ये मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है, और जब हम इसे कागज़ पर रगड़ते हैं तो आप लोग देखे होंगे काला निशान बनता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है? कौन सा उत्प्रेरक स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डाइस्टेज एंजाइम जो है स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है, और जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है? तो एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ठीक है, किस में परिवर्तित करता है? एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और लैक्टिक वेसिली क्या होता है? तो इसे दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टिक वेसिली का प्रयोग होता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तत्व, एक साइड तत्व के नाम दिए हैं, दूसरी साइड उनके खोजकर्ता के नाम। तो हाइड्रोजन की खोज लुईस द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। हाइड्रोजन की खोज जो है लुईस द्वारा नहीं बल्कि कैडविस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैडविस द्वारा किया गया था, ठीक है। कैल्शियम की खोज डेवी द्वारा किया गया था, तो बी सही है इसका आंसर। और क्लोरीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शीले द्वारा किया गया था। नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों टांका जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा व टीन जो है तांबा और टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। अगर हम भूपर्पटी पर बात करें तो भूपर्पटी पे सर्वाधिक तत्व जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और दूसरे नंबर पे जो है हीलियम पाया जाता है। और हम पृथ्वी पर अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व जो है हीलियम है, ठीक है। क्या है? हीलियम है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पूछा है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। भूपर्पटी के हिसाब से अगर पूछे कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और दूसरे नंबर पे हीलियम। और अगर पृथ्वी पर पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे हमने हीलियम लिखा है, ये गलत होगा, हीलियम नहीं होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है लोहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने हीलियम बोल दिया था। सेकेंड नंबर पे भूपर्पटी पर हीलियम पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर लोहा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल का तेल नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों TNG जो है नोबल का तेल नाम से प्रसिद्ध है। इसको अगर हम इसका नाम जो है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन कहते हैं इसको, ठीक है। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन कहा जाता है TNG को, और इसी को नोबल का तेल कहते हैं, ठीक है। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। एकदम बच्चों जैसी राइटिंग आ रही है मेरी, कोई बात नहीं, हैबिट हो जाएगी तो अच्छी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट रेशे के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों पॉलीविनाइल जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये संश्लिष्ट रेशे के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लिसरॉल के उपयोग से निर्मित नहीं होता है? तो दोस्तों कीटाणुनाशक के रूप में ग्लिसरॉल का उपयोग नहीं होता है,
कथन ए दिया हुआ है, शराब एक अल्कोहलिक पेय है। कारण आर, पावर अल्कोहल का उपयोग इंजनों को चलाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो कथन ए दिया है कि शराब एक अल्कोहलिक पेय है, तो कथन ए सही है। और कारण आर जो दिया है कि पावर अल्कोहल का उपयोग इंजनों को चलाने में किया जाता है, तो कारण आर भी सही है। लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनके खोजकर्ता का नाम दिया है। ठीक है, तो डी डुवे ने राइजोसोम की खोज नहीं की थी। राइजोसोम की खोज किसने की थी? तो जी पैलेड ने की थी। किसने की थी? जी पैलेड ने की थी। ठीक है, एक मिनट में ना थोड़ा इसको पतला कर देती हूँ पेंसिल। ये सबसे पतला साइज है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि थोड़ा इसके साइड पर जो इतना मोटा आ रहा है लिखने पे, थोड़ा पतला आएगा तो मे भी थोड़ा देखने में क्लियर लगे, लेकिन ऐसा इससे पतला हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं। तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे ने किया था। किसने किया था? डी डुवे ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन इसमें दिया है जीव द्रव। तो दोस्तों जीव द्रव की खोज जो है डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। और अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टी बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो दोस्तों बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी जो होते हैं उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमक्खी जो है इनकी सूंघने की क्षमता जो होती है दोस्तों, सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही इनकी श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता जो है, श्रवण क्षमता, ये भी काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए दिया है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी दिया है, जंतु कोशिका में पर्णहरित का अभाव होता है। ऑप्शन सी दिया है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम की अनुपस्थिति होती है। और ऑप्शन डी दिया है, अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो दिया है कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम की अनुपस्थिति होती है, तो दोस्तों जंतु कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति होती है। इसमें दिया है अनुपस्थिति, तो जो कि गलत है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य जो होता है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दूसरा कथन दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवक में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ठीक है, तो हरित लवक जो होता है दोस्तों, हरित लवक को कोशिका का घर कहा जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें संपन्न होती है हरित लवक में ही, और मैग्नीशियम धातु इसमें हरित लवक में उपस्थित होता है। तो ये तीनों ही कथन जो है सही है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से, अगर इंसुलिन की कमी होती है किसी के शरीर में, तो इससे उस शरीर में शर्करा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे कि डायबिटीज़ रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। किस रोग का खतरा? डायबिटीज़। ठीक है,
डायबिटीज़ रोग का खतरा बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, यानी कि कहाँ से ये स्रावित होता है, तो पैंक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीप का द्वारा इसका स्राव किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोगों के नाम दिए हुए हैं और जीवाणु, यानी कि कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है, हमें उससे मिलान करना बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, हैजा दिया हुआ है इसमें, हैजा रोग इसमें दिया है बैसिलस पेस्टिस। तो दोस्तों हैजा रोग बैसिलस पेस्टिस से नहीं होता है। और प्लेग दिया है इसमें विब्रियो कॉलरी, जो कि विब्रियो कॉलरी से प्लेग रोग नहीं होता है। विब्रियो कॉलरी से जो है दोस्तों हैजा रोग होता है। और बैसिलस पेस्टिस से जो है प्लेग रोग होता है। ठीक है, और इसमें दिया है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, तो टाइफी से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, टाइफी से होता है। और सिफिलिस जो रोग होता है, ये रोग का नाम दिया है सिफिलिस, तो ये ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से सिफिलिस रोग होता है। ऐसा नाम होता है कि बोलने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। एक्चुअली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी होता है कोई भी शब्द जो साइंस के होते हैं या बैक्टीरिया के नाम होते हैं, क्योंकि वो उसे पढ़े होते हैं, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। नॉर्मली हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं इन सब शब्दों को काफ़ी कम पढ़ते हैं, तो थोड़ा उसे प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट कोई नहीं। हाइड्रोफाइट किससे संबंधित है, तो दोस्तों हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया है पोटेशियम तंत्रिका आवेग का संचरण करता है, और कारण आर दिया है पोटेशियम कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं के संतुलन में सहायक है। तो दोस्तों कथन ए और कारण आर दोनों ही सत्य और स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि पोटेशियम तंत्रिका आवेग का संचरण करता है और पोटेशियम कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं के संतुलन में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखा जाता है, तो निम्न में से किसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखा जाता है, तो किसके द्वारा रखा जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रोमोसोम का प्रमुख उपनाम क्या है, तो दोस्तों क्रोमोसोम का प्रमुख उपनाम जो है यह आनुवंशिक गुणों का वाहक है, इसे आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है क्रोमोसोम को। ठीक है, और ये जो है सभी वनस्पतियों और जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो एक साइड कीट के नाम दिए हैं, दूसरी साइड इन कीटों से कौन सा रोग होता है ये दिया है। ठीक है, टेबेनस मक्खी से जो है सुर्रा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, सुर्रा रोग होता है। घरेलू मक्खी से हैजा होता है। मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। ठीक है, और मादा एनाफिलिस से मलेरिया ज्वर होता है, तो ये सभी आप लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है, तो डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अम्ल नहीं बनाता है, तो दोस्तों टायरोसिन जो है अम्ल नहीं बनाता है डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डीएनए में मुख्य रूप से 4 यौगिक अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, सिस्टोसिन और थायमीन। ठीक है, ये 4 मुख्य यौगिक अम्ल पाए जाते हैं डीएनए में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, स्क्लेरोफाइटस के एक विशेषीकृत पौधा है, यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसमें दिया बालू में उगने वाला पौधा, दलदल में उगने वाला पौधा, काष्ठीय झाड़ीदार पौधा, अम्लीय मृदा में उगने वाला पौधा। तो दोस्तों स्क्लेरोफाइट्स जो होता है ये काष्ठीय झाड़ीदार पौधा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
और बालू में उगने वाले पौधों को सेमीफाइट्स कहते हैं, और दलदल में उगने वाले पौधों को हिलोफाइट्स कहते हैं, और अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्सिलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक साइड रोग के नाम दिए हैं, दूसरी साइड फसल के नाम, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो शैथिल रोग जो है दोस्तों आलू में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। ब्लैक आर्म जो है कपास में होता है। अंगमारी कपास में होता है, कॉटन को कपासी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अंगमारी रोग जो है दोस्तों ये किस में होता है? तो धान में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस में होता है? तो धान में होता है। और साइट्रस कैकर ये किस में होता है? ये रोग किस में होता है? तो नींबू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है? तो दोस्तों कंपाउंड खुर्दबीन के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, और ये कंपाउंड खुर्दबीन है, ये एक यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव कंकाल तंत्र के संबंध में कौन सा एक सत्य है? तो दोस्तों मानव कंकाल के संदर्भ में पहला कथन सत्य है कि मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा मोचक हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस द्वारा मोचक हार्मोन जो है स्रावित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एक साइड विषाणु के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड जो है रोग के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इन विषाणुओं से कौन सा रोग होता है उनके नाम। तो दोस्तों इसमें दिया है वेरियोला से इसमें दिया है छोटी माता, तो दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है, इससे चेचक होता है। ठीक है, और प्लेवी से जो है डेंगू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें दिया है वेसिलेसा जोस्टस, इसमें दिया है चेचक, तो इससे छोटी माता होती है। ठीक है, छोटी माता होती है वेरिसेला जोस्टस। ठीक है, और रेहब्डो से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है। ये जो है वेरियोला, प्लेवी, वेरिसेला जोस्टर और रेहब्डो ये सभी विषाणुओं के नाम दिए हैं, और इन विषाणुओं से कौन सा रोग होता है तो ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा रोग निम्नलिखित में से किस कवक के कारण होता है? तो दोस्तों दमा रोग जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है। ठीक है, ये कवक है। नेक्स्ट है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है, तो दोस्तों किससे फैलता है? रीनो वायरस से फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो दोस्तों समसूत्री विभाजन में पहला कथन जो दिया है कि यह जनन कोशिकाओं में होता है, तो ये जनन कोशिकाओं में नहीं कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, किस कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है, तो इस अकॉर्डिंग पहला कथन सही नहीं है। बाकी जो समसूत्री विभाजन के संदर्भ में दिया है कि विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है और अर्धसूत्र लंबे व पतले होते हैं और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निश्चित रूप से बनता है, तो ये सभी तीनों स्टेटमेंट जो दिया है समसूत्री विभाजन के संदर्भ में, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? तो दोस्तों श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन किन में डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें दिया है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित, तो दोस्तों इन सभी में जो है डीएनए पाया जाता है, यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सभी इन सभी में डीएनए पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत केंचुआ, जोंक, नेरिस
शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों संघ एनिलिडा के अंतर्गत शामिल है। इसमें जो जीव होता है लंबा, पतला और कई खंडों में बटा होता है, ठीक है। और इसका जो रुधिर होता है वो लाल होता है। और प्राणी जो होता है एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों हो सकता है इस संघ एनिलिडा के अंतर्गत, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो दोस्तों टुंडू रोग जो है एक विषाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि ये जो है एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें एक साइड विटामिन दिए हुए हैं और दूसरी साइड इन विटामिनों का रासायनिक नाम दिया है, और इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों विटामिन B5 को पेंटोथेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक कहते हैं, ठीक है। और विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन से सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और विटामिन B7 को जो है बायोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। और विटामिन B11 को क्या कहते हैं? फॉलिक कहते हैं। या क्या है? तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिज्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों मंगोलिज्म जो है डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। और मंगोलिज्म क्या है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये जो है मंगोलिज्म एक आनुवंशिक रोग है। क्या है ये? एक आनुवंशिक रोग। ठीक है। इसके अंतर्गत आंखें जो होती है, और जब आनुवंशिक रोग ये जो मंगोलिज्म होता है अगर किसी को, तो इनमें आंखें जो है टेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और जो इनकी बुद्धि होती है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि मंद बुद्धि प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है जब ये मंगोलिज्म रोग होता है। और ये इनकी जो शारीरिक ढांचा है काफ़ी अनियमित हो जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हमने बता दिया आपको, डाउन सिंड्रोम, यानी कि मंगोलिज्म जो है डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रायोजेनिक्स विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्रायोजेनिक विज्ञान के अंतर्गत कम ताप विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करता है, ठीक है। कम ताप पर, यहाँ पे जो शब्द दिया है कम ताप पर विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करता है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? तो दोस्तों जब शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो इससे ल्यूकेमिया रोग होता है। ल्यूकेमिया रोग क्या है? एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें दिया है विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। कल्चर के अंतर्गत वृक्षों की खेती की जाती है। और पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? मछली की। और इसमें दिया ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी की खेती की जाती है। तो डी सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक तत्व नहीं है? तो दोस्तों ह्यूमस जो है एक अकार्बनिक तत्व नहीं है, बल्कि ये एक कार्बनिक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह क्षारीय द्रव्य होता है और प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है? तो दोस्तों यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। आप लोग नॉर्मली देखे होंगे उसका जो चींटी होता है उसका सिर काफ़ी बड़ा होता है और उसका जो शरीर होता है काफ़ी छोटा होता है इसके मस्तिष्क की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? तो दोस्तों आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और कारण आदि है कि संकरण की प्रक्रिया के द्वारा जीनों का पुनर्योजन होता है। तो इसमें जो है दोस्तों ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का शरीर अधिक बड़ा होता जाता है। जैव विकास के इस नियम का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बर्जमान के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया था कि जो नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का जो शरीर होता है अधिक बड़ा होता जाता है, यानी कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका शरीर जो है बड़ा होते जाता है, ये समझाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए तथा आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? तो दोस्तों डीएनए और आरएनए का निर्माण जो है अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, प्रोजेरिया रोग में वृद्धि होने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र होती है। और कथन 2 दिया है, प्रोजेरिया रोग का प्रमुख कारण जीन लेमिन ए में उत्परिवर्तन है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए हेलिक्स के खुलने को प्रेरित करता है? तो दोस्तों एंडोन्यूक्लियोज है, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डीएनए हेलिक्स के खुलने को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला कथन दिया है, हेपेटाइटिस यकृत की कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न करने वाला विषाणु जनित रोग है। और कारण आर दिया है, हेपेटाइटिस बी का रोकथाम टीकाकरण द्वारा संभव है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस यकृत की कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न करने वाला एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो कथन ए जो है सही है। कारण आर दिया है कि हेपेटाइटिस बी का रोकथाम टीकाकरण द्वारा संभव है वर्तमान में, तो कारण आर भी सही है। लेकिन कारण आर जो है कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दुधारू पशुओं में डर्मेटोबायसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों दुधारू पशुओं में डर्मेटोबायसिस जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? तुंद मक्खी के मैगट द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जानवरों में क्या होता है, जो दुधारू जानवर होते हैं उनके जो त्वचा होती है, ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा दोनों में जो है सूजन उत्पन्न हो जाता है और पानी भर जाता है। तो ये एक संक्रामक रोग है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये एक क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है, मसाला का नाम दिया है, दूसरी साइड इन मसालों के वैज्ञानिकों का नाम दिया है। काली मिर्च के वैज्ञानिक का नाम है पाइपर नाइग्रस। कैंसर का वैज्ञानिक नाम है केसर का वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सेटाइनस। और हींग का वैज्ञानिक नाम फेरुला एसाइफिटिका, ठीक है। हल्दी का जो रासायनिक नाम है
करक्यूमा लॉन्गा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कौन सा सही सुमेलित है, ये सभी सही सुमेलित नहीं थे, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स निम्न में से किस रोग का उपचार है? तो दोस्तों डॉट्स जो है तपेदिक रोग का उपचार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी एवं शिरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है पहला कथन दिया है कि धमनी रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है, और दूसरा दिया है शिरा रुधिर को हृदय में अंगों की ओर ले जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। धमनी जो होता है दोस्तों ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है, ठीक है, और जो शिरा होता है ये रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एक साइड रोग के नाम दिया है, दूसरे साइड कारण या हीनता दिया हुआ है, या किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पैलेग्रा जो है, पैलेग्रा रोग B3 के कारण होता है, विटामिन B3। स्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो है दोस्तों विटामिन A की कमी से होता है। और हाइपोनेट्रीमिया जो रोग होता है ये सोडियम की कमी की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस टेस्ट पेपर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में शामिल हैं। तो दोस्तों श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रकाश, ऑक्सीजन, तापमान, ये चारों ही शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पेंसिल से लिखने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस वीडियो पे, तो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मैं हमेशा प्रयास करूँगी कि मैं अच्छा लिखूँ, सुनहरे अक्षर में लिखूँ, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो थैंक यू अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हैं, और वीडियो पर चैनल पर विजिट भी ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है।